दोस्तों नमस्कार। हम लोग ज्योग्राफी की लूसेंट के हिसाब से शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। पहला है भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऐसे याद रखिएगा कि मतलब वर्तमान में जो भी हम्बल है वही वर्तमान भूगोल का जनक हो जाएगा। ठीक। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है एरिटोस्थनीज को। ज्योग्राफिया शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन है? वो भी एरिटोस्थनीज ही है। ज्योग्राफिया शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन है? एरिटोस्थनीज। फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? पॉलिडोनियम। फिजिकल ज्योग्राफी का कौन है? पॉलिडोनियम। इस तरीके से सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी का जनक किसको कहा जाता है? पॉल ओ सॉवर। इसको सॉवर से याद रखिएगा। जो शॉवर ले रहा है उसका मतलब वो कल्चरल व्यक्ति है। उसके बाद मैथमेटिकल भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? मैथमेटिकल भूगोल का संस्थापक है थेल्स व एनेक्सिमेंडर। थेल्स व एनेक्सिमेंडर को मैथमेटिकल भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अब वर्ल्ड ग्लोब का निर्माता बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्लोब किसने बनाया था? वर्ल्ड ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहम। वर्ल्ड ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने। उसके बाद वर्ल्ड का मानचित्र किसने बनाया था? वर्ल्ड का मानचित्र बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। वर्ल्ड का मानचित्र किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर ने। वर्ल्ड का ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने बनाया था। ठीक है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्राबो है। फिर से देख लेते हैं एक बार। भूगोल का जनक कौन हो गया? हिकेटियस हो गया। वर्तमान भूगोल का जनक कौन हो गया? जो कि हम्बल होगा। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। और ज्योग्राफी व्यवस्थित भूगोल का जनक वही है जिसने ज्योग्राफी का शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, मतलब इरेटोस्थनीज। अब फिजिकल ज्योग्राफी की बात आती है तो वो हो जाएगी पॉलिडोनियम, जिसके पॉलिडोनियम हो गया। और कल्चरल ज्योग्राफी कार्ल ओ शॉवर, जो शॉवर लेता है वो क्या है? कल्चरल व्यक्ति हो जाएगा। ठीक। मैथमेटिकल ज्योग्राफी का संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सिमेंडर। और वर्ल्ड ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। वर्ल्ड मानचित्र का निर्माता कौन है? एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, निश्चयवाद की एक अपनी थ्योरी है। उसके अनुसार है कि उसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की क्षमता कम है। अब एग्जाम में जैसे ये पूछ लिया जा सकता है कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन है? तो रैडजेल जो है वो है नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। कैसे याद रखोगे? जैसे कांग्रेस जनता पार्टी आ रही है इस समय, तो न्यू डेमोक्रेसी का अगर ऐसे मान के चलो कि न्यू डेमोक्रेसी कौन स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो कॉकरोच लोग स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन किसको माना जाएगा? राइट को, मतलब चूहे लोग को, मतलब रैडजेल को। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, इनको देख लीजिए। ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि ये मैचिंग के लिए आ जाए। तो पहला तो सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, मतलब बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सब लोग जानते ही हैं लगभग कि जॉर्ज लेवेंथियर लेकर के आया था। बिग बैंग थ्योरी कौन लेकर के आया था? जॉर्ज लेवेंथियर लेकर के आया था। दूसरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको याद रखना कि बोल्ड और हर्मन बॉडी, ठीक है, हर्मन बॉडी के हर्मन के स्पीकर आते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना। बोल्ड के हर्मन के स्पीकर किसी व्यक्ति को स्टेडी स्टेट प्रदान कर देते हैं। ठीक है, मतलब साम्यावस्था प्रदान कर देते हैं। अगर आपके पास बोल्ड के हर्मन के स्पीकर हैं तो वो आपको स्टेडी स्टेट प्रदान कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट थ्योरी है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी एलन संडेजा। कैसे याद करोगे? मतलब संडे को किसी आदमी ने आपको बुला लिया कि चलो भाई संडे है आज जाओ, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा? मूड खराब हो जाएगा कि यार बताओ संडे को बुला रहा है हमको। तो ये हो जाएगी क्या? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। मतलब आपको दोलन करने को बुला रहा है कि यार जाओ यार संडे को भी जाओ, वहां दोलन करो, जाके काम करो। अब देखो
स्पेसिफिसिटी या इसको कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ये कौन हो जाएंगे? एलन गुंथ, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गुंथ का मतलब नहीं छोटी ऐसे गुंथ जाती है तो उसको वैसे याद रख लो कि गुंथ का मतलब इन्फ्लेशनरी थ्योरी कैसे हो जाएगी? एलन गुंथ के कारण हो जाएगी, ठीक है। और ये ब्रह्मांड की ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन तो मुख्य रूप से जॉन लेवेंटियर ने किया था, लेकिन बाद में रॉबर्ट वेगनोर ने इसकी असल में व्याख्या करी थी, ठीक है। व्याख्या इसकी किसने करी थी? रॉबर्ट वेगनोर ने इसकी व्याख्या करी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, हमारी जो मंदाकिनी क्या होता है? देखो इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश में सब चीजें याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला से दिखाई पड़ता है, तो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या हो गया? मिल्की वे। आकार कैसा है इसका? स्पाइरल, मतलब इस तरीके से कुछ। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है। आकार कैसा है इसका? स्पाइरल है, ठीक है। अब मिल्की वे के सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा, ठीक, या देवयानी, हिंदी में देवयानी और इंग्लिश में एंड्रोमेडा बोलते हैं। मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा बोलते हैं, ठीक है। और जो नवीनतम गैलेक्सी जो अभी है उसको बोलते हैं हम लोग ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है, मतलब ड्वार्फ गैलेक्सी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। जैसे मान लो एग्जाम्पल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से ओरियन नेबुला क्या है, तो ऑप्शन जिसमें होगा कि हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह वही है ओरियन नेबुला, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सौर मंडल की। सौर मंडल में बात करते हैं, चलिए देखिए। सूर्य के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें हाइड्रोजन होता है, उसके बाद फिर हीलियम होता है, मतलब 71%, तो मतलब 3/4 से थोड़ा सा कम, मतलब 75 से थोड़ा सा कम है ना, मतलब 71% तो इसमें हाइड्रोजन ही हो गया। उसके बाद इसमें 26% के आसपास हीलियम हो गया, ठीक है। और अन्य गैसेस भी हैं इसमें थोड़ी बहुत, वो है 2.5%, अन्य अन्य तत्व जो है 2.5%, ठीक। अब देखें, हैंस बेंथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक की संलयन की प्रक्रिया होती है जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ये लगभग सबको पता होगा, ठीक। सूर्य की दीप्तिमान सतह जो हम लोग को दिख रही होती है ना, उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, जो हम लोग को चमकता हुआ दिख रहा होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का चमकता हुआ जो सतह होती है उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। और फोटोस्फीयर के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है? लाल रंग का होता है। अब देखो, जो सूर्य के किनारे किनारे आपने लोगों ने देखा होगा रेड कलर का दिख रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर बोलता है, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं इसको। कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट आजकल ये जरूर पूछा जाता है कि जो फोटोस्फीयर है उसके किनारे प्रकाशमान नहीं होते, मतलब वो प्रकाश की तरीके से नहीं दिखते हैं, ठीक है। और रंग कैसा होता है उसका? लाल रंग का होता है, उसको बोलते हैं क्या है? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि प्रकाशमान नहीं होता? इसको कहेगा कि ऊर्जा का बोलते हैं जब रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है या अंतरिक्ष में गायब हो जाती है, तो आपको ये बताना है कि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इस कारण से वो प्रकाशमान नहीं दिखता है और लाल रंग का दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं लोग? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, सूर्य जब ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना कहते हैं, कोरोना, ठीक है। मतलब सूर्य ग्रहण जब पड़ता है ना, सूर्य का जो भाग हम लोग को दिखाई पड़ रहा होता है क्या बोलते हैं? कोरोना। और यह कोरोना जो है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सूर्य का मुकुट बोलते हैं, ठीक है।
मतलब जो कोरोना जो है वो क्या उत्सर्जित कर रहा होता है, एक्सरे उत्सर्जित कर रहा होता है, उसी को सूर्य को बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण वगैरह पड़े तो चश्मा लगा के रखो, नंगी आंखों से मत देखो। क्यों ना देखो? क्योंकि वो एक्सरे उत्सर्जित कर रहा होता है, तो नुकसानदायक रहता है कई बार। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये याद रखना भाई सबके 500 सेकंड लगते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो बनता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसमें, तो एग्जैक्टली 500 सेकंड लगते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट है, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितने साल का होता है? 22 साल का होता है। ठीक है, मतलब सूर्य का धब्बा जो होता है उसका पूरा चक्र कितने साल का होता है? 22 साल का होता है। पहले 11 वर्ष तक तो यह धब्बा बढ़ता रहता है, और उसके बाद 11 वर्षों तक यह धब्बा छोटा होता रहता है। ठीक है, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। तो हमको जब सूर्य की सतह पर ये जो धब्बे, सूर्य के धब्बे दिखलाई पड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, और रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, सूर्य का व्यास जो है वो हमारी पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना है लगभग। याद रखना है इसको, हो सकता है पूछ ही दे एग्जाम में कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का है, तो आपको याद रखना है कितना है? 110 गुना है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्य तप का कितना भाग प्राप्त होता है? केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्य ताप का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त हो रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, बौने ग्रह देख लो भाई क्या क्या। बौने ग्रह में आ जाते हैं आपके, ये रहा, बौने ग्रह में आपके आ जाते हैं प्लूटो। ठीक है, इसको तो अभी शामिल किया गया। चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313। कोड इसका याद करने का याद कर लो, यूपीएससी कोड है। कोड इसका क्या है? यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का कोड याद रखो। ठीक है, कोड इसका क्या हो जाएगा? यूपीएससी। यू से क्या हो जाएगा? 2003, यूबी 313, पी से क्या हो जाएगा? प्लूटो, सी से क्या हो जाएगा? चेरान, एस से क्या हो जाएगा? सेरस। ठीक है, यूपीएससी। तो अब देखो ग्रह, प्राग सम्मेलन जो हुआ था अगस्त 2006 में, उसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था। ठीक, अब देखो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट क्या होते हैं? तो ऐसे आप याद रखो कि ग्रहों का जो पृथ्वी के सूर्य से दूरी के हिसाब से जो क्रम है वो कुछ इस तरीके से है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इनर प्लैनेट बोलेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट है। और जो आउटर प्लैनेट है या जोनियन या आउटर प्लैनेट है वो हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो कि मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को और शनि को, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नंगी आंखों देख सकते हैं। मतलब आपको इस तरीके से याद रखना है कि शनिवार, सॉरी, रविवार और सोमवार, रविवार को छुट्टी होती है,
सोमवार को छोड़ के मान लो, ठीक है। तो रविवार और सोमवार इनको रवि को और सोम को छोड़ दो, बाकी जो बच रहे हैं उनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। हफ्तों में बाकी दिन जो बच रहे हैं वो है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक। देखो नेक्स्ट है, दो ग्रह ऐसे हैं जो घूर्णन और परिक्रमण, मतलब ये हो गया कि अपनी चक्र पे जो घूर्णन है ना, रोटेशन उसको बोलते हैं, और परिक्रमण का मतलब ये हो गया जो परिक्रमा लगाने को होता है ना, उसको बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं, ठीक। वो दिशा उनकी एक नहीं है, वो दिशा उनकी अलग अलग है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। देखो शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं पृथ्वी परिक्रमा की दिशा एक ही है। इन दोनों की दिशा अलग अलग है केवल। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, ठीक है। मतलब अन्य जितने भी ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो शुक्र और अरुण है वही के दो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमा करते हैं, ठीक। अब देखिए ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला ग्रह हम लोग लेके चल रहे हैं बुध या मरकुरी। तो हमने आपको बताया था जो क्रम है उसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार कि सूर्य से दूरी के हिसाब से जो क्रम है वो ये है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और अगर आकार के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब सबसे पहला ग्रह है हम लोग बुध को देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आएगा आपको कि सबसे छोटा ग्रह है ये, ठीक है। और ऐसा ग्रह है जिसके पास में अपना कोई उपग्रह भी नहीं है, और इसकी सबसे विशेषता क्या है, वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। हो सकता है वहां ग्रह कैसे ही पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी सबसे ज्यादा कक्षीय गति है। कक्षीय गति को समझ गए कि सारे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये सबसे नजदीक है, तो नजदीक होने से नजदीक भी और छोटा भी है, तो वो सबसे तेजी से परिक्रमा कर लेगा। तो तेजी से परिक्रमा कर रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि इसकी कक्षीय गति और बहुत ज्यादा है इसकी, ठीक। तो सबसे तेज इसकी कक्षीय गति है। तो दो तीन चीजें हो गई इसमें कि पहला तो हो गया सबसे छोटा ग्रह, दूसरी चीज हो गई कि कोई उपग्रह नहीं है इसके पास, मतलब बुध इतना बेचारा छोटा है, सूर्य इतना नजदीक पहुंच गया है कि उसके पास मतलब कोई उपग्रह ही नहीं। अब तीसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है, मतलब इसकी सबसे कक्षीय गति जो है सबसे ज्यादा है। अब उसके बाद इसके महत्वपूर्ण चीज है कि दिन अति गर्म, रातें अत्यधिक बर्फीली होती है। मतलब इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापांतर है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तथा दिन में इतना चला जाता है। अब देखो फिर से इसको याद करो जरा, सबसे छोटा ग्रह, इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। सबसे खास बात इसकी क्या है, सबसे छोटा ग्रह, खुद का कोई उपग्रह नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी है इनके पास में, कम समय में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, कक्षीय गति सबसे ज्यादा है, तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। तापांतर का मतलब समझिए कि दिन का तापमान सबसे बहुत अधिक गर्म हो जाता है और रात का तापमान बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, मतलब बर्फीली रातें होती हैं, दिन बहुत गर्म हो जाता है। तो समझ ही रहे हैं कि इसमें मतलब जीवन संभव नहीं है यहाँ पे। अब देखिए वही पृथ्वी की बहन अर्थात शुक्र पे वीनस की बात करते हैं कि यह पृथ्वी का, अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हमने बताया था आपको क्रम, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा शुक्र बन रहा है, ठीक है। मंगल को मत समझिएगा, शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखिएगा शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में
दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं शाम का तारा और भोर का तारा बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकट है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुबह को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शाम को ये पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है और सुबह को पूर्व की दिशा में दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि ऐसे ही मतलब पूछे कौन सा ग्रह जो है जो सुबह निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सुबह पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है। और थोड़ी देर पहले भी उनको बताया था कि इसका जो चक्रण है वो शुक्र और दोनों ने ग्रह बताए थे आपको। इन दोनों का चक्रण जो है वो विपरीत मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोलते हैं इसको। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी का बहन है ये पृथ्वी की और पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है। ठीक है। घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है और इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध के पास भी बेचारे के पास कोई उपग्रह नहीं था, ये भी बहुत नजदीक पहुंच जाता है सूर्य के, तो इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है और घनत्व, आकार और व्यास में ये पृथ्वी के समान है। ठीक है। नेक्स्ट है बृहस्पति के बारे में लोग देखते हैं। ठीक, बृहस्पति है जुपिटर। तो आपने बताया था आपको कि आकार के हिसाब से देखेंगे ना, तो जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से बृहस्पति, शनि और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। इसका उपग्रह गैनीमीड है जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग कैसा है? पीला। बृहस्पति खुद ही तो पीले हैं, तो इनका उपग्रह है गैनीमीड। बृहस्पति वैसे भी ज्ञान के देवता कहे जाते हैं। इनका उपग्रह भी है, उसका भी नाम ऐसी है गैनीमीड। ठीक, ये देखिए इनका उपग्रह, उसका भी नाम क्या है? गैनीमीड। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा भी है और उसका रंग कैसा हो गया? पीला। ठीक, नेक्स्ट मंगल की बात करते हैं हम लोग, मतलब पृथ्वी के भाई। लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। इसमें पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री पूर्व पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का कक्षीय झुकाव। ठीक है। पृथ्वी अपने कक्ष के हिसाब से, मतलब जैसे ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये है मान के चलिए पृथ्वी। ठीक है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल कक्षा है और ये, ठीक है, ये इसकी वर्टिकल कक्षा है। ठीक है। और ये हो गई पृथ्वी की कक्षा। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल है वो है 66.5 डिग्री और इसके यहां से वर्टिकल से इसका एंगल जो है वो है 23.5 डिग्री। ठीक है। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने वर्टिकल लंब से झुकी हुई है। ठीक। और मंगल जो है वो भी अपने कक्षा तली से कितने डिग्री पर झुका हुआ? 25 डिग्री पूर्व पर झुका हुआ है। ठीक है। इसीलिए पृथ्वी के समान यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पे जो दिन रात होती है उसका कारण क्या है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्रण करती है उसके कारण उसमें दिन और रात होती है। ठीक है। और जो घूर्णन जो करती है ना, उस झुकाव के कारण जो होता है उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। अब देखिए मंगल के दो उपग्रह हैं, उनका नाम क्या क्या है? मंगल के दो उपग्रह हैं, उनका नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है। जो मंगल पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपियस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है नेक्स्ट ओलंपिया। ठीक है। ठीक, तो फिर से देख लीजिएगा। मंगल के दो उपग्रह हैं, उनका नाम है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। मंगल के उपग्रह का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा फोबोस, एक का नाम है डीमोस। मंगल पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका जिसका नाम है मेसी। मेसी सबसे बड़ा सौर
मंडल का ज्वालामुखी ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मंगल ग्रह पर, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसको कि निक्स ओलंपिया बोलते हैं, ये निक्स ओलंपिया कहाँ पाया जाता है? ये भी मंगल पे ही पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं शनि, सैटर्न, ठीक है। सात शनि की साढ़े साथी चलती है, तो याद रखना कि इसमें सात वाला है, वाला को समझ लो, ये जो गोल गोल छल्ले होते हैं ना उनको वाला को दिया जाता है। तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितनी है? सात। ये आकाश में वलय जो है उनको देखोगे तो पीले तारे के समान दिखाई, मतलब ये शनि जो है पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है। शनि कैसे दिखाई पड़ता है? पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। और इसके चारों ओर जो वलय है उनकी संख्या कितनी है? सात। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। पहला तो आपको बता ही दिया था हमने कि गैनीमीड हो गया था पहला सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास में है? शनि के पास में, जिसका नाम है टाइटन, ठीक। ये आकार में बुध के बराबर है, इतना बड़ा इसका आकार है कि स्वयं एक ग्रह अर्थात बुध के आकार के बराबर। सोचिए गैनीमीड जो है उसका आकार तो बुध से भी ज्यादा है, मतलब सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह है बुध, उससे भी बड़ा आकार बृहस्पति के स्वयं के उपग्रह गैनीमीड का है, ठीक। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। मतलब जो टाइटन जो है ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास पृथ्वी के जैसा स्वयं का वायुमंडल भी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। मतलब शनि के पास में एक अपना उपग्रह है जिसका नाम है फोबे, वो अलग ही उसको फोबिया है, शनि से इतना डरता है कि शनि जिस तरीके से चलता है वो उसको उल्टी चाल चलेगा, ठीक है। तो शनि में दो उपग्रह होगा, एक तो होगा टाइटन, एक होगा फोबे। तो टाइटन चलो कोई बात नहीं, फोबे जो है वो डरता है बेचारा, वो फोबिया है उसको, तो शनि के विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है। और टाइटन जो है ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है? गैनीमीड है, और आकार में बुध के बराबर है, और एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल भी है। अब आते हैं अरुण। खोज इसकी किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। खोज इसकी करी थी विलियम हर्शल ने, ठीक। हर्शल का वो आता है एक हर्शल का था, हर्शे का एक आता है चॉकलेट सिरप आता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि अरुण को चॉकलेट सिरप बहुत पसंद है, तो हर्षल अपने चॉकलेट सिरप लेकर के आया तो अरुण बाहर आ गया। तो अरुण की खोज किसने करी? विलियम हर्शल ने करी थी। इसके चारों ओर कितने वलय हैं? 9 वलय हैं। इसमें 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है, ठीक है। शनि के पास कितने वलय हैं? शनि के पास टोटल 7 वलय थे। और इसके पास कितने, अरुण के पास में कितने वलय हैं? अरुण के पास में 9 वलय हैं। ये अपने कक्ष का पूर्व से पश्चिम में बताता शुक्र है जो कि क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। बाकी सब कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यहाँ सूर्य होता है पश्चिम में और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? पूरब की तरफ होता है, ठीक। हाँ, अरुण आपका कोई दोस्त तो उससे इसको चेक कर लेना याद करने के लिए कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है तथा इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको कि 2 उपग्रह हो गए, एक तो हो गया टाइटन, एक तो हो गया टाइटेनिया। टाइटन किसका है? शनि का है। टाइटेनिया किसका है? अरुण का है। टाइटन के पास में कितने, सॉरी, शनि के पास में कितने वलय हैं? 7 वलय हैं। और अरुण के पास में कितने वलय हैं? 9 वलय हैं अरुण के पास में, ठीक है। नेक्स्ट वरुण। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज वरुण के गाल हमको लग रहा है ज्यादा अच्छे होंगे, तो इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। और हरे रंग का है, कोई दोस्त हो तो इसके नाम से याद रख लेना कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हरे रंग का ग्रह कौन है? वरुण। पीले रंग का कौन है?
वो हमारे बृहस्पति। ठीक है, हाँ, इसके चारों ओर हल्लों के साथ में एक चीज है कि इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं। पूछा जाता है कि किसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं। अब ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको अरुण टिक करना है। आपको क्या टिक करना है? वरुण। वरुण ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं। ठीक है, और ये कौन से कलर का है? ये हरे रंग का ग्रह है। ठीक, इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। तो ध्यान रखना भैया, वरुण का उपग्रह टाइटन, अरुण का उपग्रह टाइटेनिया, शनि का उपग्रह टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन, अरुण का उपग्रह टाइटेनिया, वरुण का उपग्रह ट्राइटन। अलग अलग जगह से लग रहा ब्रांड होगा। ठीक है, वरुण है, टाइटन है, अरुण के पास में टाइटेनिया है, अरुण के पास में टाइटेनिया है। याद कर लो, कोई दोस्त हो आपका तो टाइटेनिक जैसे शिप होता है, तो ऐसे याद रख लो कि वरुण के पास में टाइटेनिक शिप है। तो वरुण है, उसके पास में ट्राइटन है। ठीक, और टाइटन तो हमने आपको बता ही दिया, शनि के पास में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर जो परिक्रमा करती है उसका टाइमिंग एग्जैक्ट क्या है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। इसी गति से दिन रात होते हैं। बताया था हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, मतलब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये उसका अक्ष है, तो इसके चारों तरफ जैसे जो घूम रही है, इसी के कारण जो है दिन और रात होते हैं। ठीक है, कभी ये जब ये सूरज के सामने रहेगी तो दिन हो जाता है, जब सूरज से उधर की तरफ पीछे की तरफ जाती है तो ये रात हो जाता है। ठीक है, और जो इसकी घूर्णन की गति है, मतलब वो समय लगता है उसको, वो कितना लगता है? 23 घंटा 56 इंच का सीना 4 सेकंड। ठीक, 23 घंटा 56 इंच का सीना 4 सेकंड। ठीक, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अब देखो, और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। अपने जो कक्ष है, मतलब अक्ष है, उसको कभी घूर्णन कर रही है, वो कभी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, और एक परिक्रमा पूरी करने में उसको समय लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। ठीक है, पृथ्वी का माध्य वेग कितना है? मतलब वो वेलोसिटी है ना, जिसमें कि मीडियम वेलोसिटी पृथ्वी की हो जाती है, वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की माध्य वेग मतलब मीडियम वेलोसिटी कितनी है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। और घूर्णन गति कितनी है? मतलब जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, वो क्या है? घूर्णन गति है। और सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में उसको कितना समय लगता है? लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। ठीक, हाँ, प्रत्येक 100 वर्ष कैलेंडर में वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। यही 4 साल में 6 चौको 24 बना देता है, मतलब एक दिन पूरा बढ़ा देता है जाकर के। ठीक है, वही लीप ईयर हो जाता है। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन, ये देखिए आ गया। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन जो है इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होता है इसके अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन इसकी वार्षिक गति के कारण होता है। अब देखो, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद सबसे निकट का इसका तारा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से, साइरस या डॉग स्टार
पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्र में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो ध्यान रखना, रात्र में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, उसका नाम क्या है? साइरस है या डॉग स्टार है। यह सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना बड़ा है। ठीक, सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना और रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा, उसका नाम क्या है? साइरस या डॉग स्टार है। ठीक, अब आते हैं चंद्रमा पे। हाँ, चंद्रमा पर धूल का मैदान पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शांति सागर। वैसे इसका क्या नाम है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। पूछा जाता है अक्सर कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पर पाया जाता है। ठीक है, और ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि हमेशा अंधकार में होता है। यहाँ पे लोग बाग अपने उपग्रह या अपने सैटेलाइट्स पर पहुंचाने का देश वगैरह जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिग्निट्स पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। सब लोग काहे के पीछे चंद्रमा के इतना पड़े हैं कि नहीं, वहीं पर अपना मिशन भेज रहे हैं कि चंद्रयान भेजे दे रहे हैं, कोई लूनर अपना मिशन भेजे दे रहा है। उसका कारण क्या है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। उम्मीद में सब लोग लगा बैठे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए चंद्रमा से, तो वहां से भी दोहन कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो पर्वत पाया जाता है उसका नाम क्या है? लिग्निट्स पर्वत है। और चंद्रमा को ये सबसे चंद्रमा का उच्चतम पर्वत भी है। दक्षिण ध्रुव पर पाए जाने वाले लिग्निट्स पर्वत चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम लोग देख सकते हैं। तो पृथ्वी से हम लोग को जो चंद्रमा का भाग दिख रहा है वो एक ही भाग दिख रहा है, वो 57% के आसपास है। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसको समय लगता है 27 दिन 8 घंटे लगते हैं और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है। ठीक है, बंद हो जाता है। पानी पीने का 1 मिनट के तो चंद्रमा के विषय में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि चंद्रमा पर धूल के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति सागर उसको बोलते हैं। और ये चंद्रमा का पिछला भाग है जहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है, जैसा अंधेरा ऊपर से इतने बड़े बड़े तूफान वहां पे आ रहे हैं, धूल के मैदान। ठीक, अब चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है, वहां पे भारत अपना यान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, मतलब अभी पहुंचाया भी है उसने। ठीक है, और वो एक पर्वत है जिसका नाम है लिग्निट्स पर्वत। ये सबसे चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा का एक ही भाग हम लोग को 57% भाग क्यों दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 से 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात क्या है? हो सकता है पूछ ले एग्जाम में कि 11:5 है। ठीक है, 9 तो 11 नहीं है, 5 6 11 है। तो ज्वार के लिए जो दोनों की
शक्तियों का अनुपात है सौर का और चंद्रमा का। वो क्या है? 11:5। ठीक है, सौर और चंद्रमा की ज्वार उठाने की शक्तियों का अनुपात क्या है? 11:5। ठीक है, देखो चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म वगैरह तो बोलते ही है। सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के जब सबसे निकट होता है इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपरमून कहते हैं, और इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू मून क्या है? देखो, एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम होना है। एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या बोलते हैं? ब्लू मून कहते हैं। और इसका कारण है दो पूर्णिमाओं का के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम का होना है। ठीक है, सुपर मून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। मतलब सुपर मून का मतलब बहुत बड़ा मून दिख रहा है। और कब दिखेगा? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाएगा तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? हम लोग सुपर मून कहते हैं। सुपर मून या पेरिजी फुल मून भी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लू मून क्या होगा? जब एक कैलेंडर में दो पूर्णिमाएं, ठीक है, एक कैलेंडर में दो पूर्णिमाएं हो और दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। नेक्स्ट, बौने ग्रह। बताया था हमने बौने ग्रह याद करने की ट्रिक। यूपीएससी 2003 यूपी 313। ठीक है, पी से प्लूटो, एस से सेराग, सी से चिरान। ठीक है, सेरस चिरान। ये देखो कहाँ गया? ये रहा बौने ग्रह। ठीक है, ये अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और उसका कारण क्या रहा था कि ये मतलब जैसे ग्रह जो है वो तीन कारण से ग्रह माने जाते हैं। पहला तो ये होता है कि उसकी वो गोल आकार, मतलब अंडाकार या गोलाकार जैसे धारण कर सके। और उसके अलावा जो वो किसी की कक्षा का अतिक्रमण वगैरह ना करे, मतलब किसी को वायलेट कक्षा को ना करे। तो जो प्लूटो था वो वरुण की कक्षा को वायलेट कर रहा था। इस कारण से इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि प्लूटो को जो ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था वो क्यों हटाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि वो किसी की कक्षा का वायलेशन कर रहा था, मतलब किसी की ऑर्बिट का वायलेशन कर रहा था। किसकी ऑर्बिट का वायलेशन कर रहा था? वो कर रहा था वरुण की ऑर्बिट का वायलेशन कर रहा था। ठीक है, ये देखो अब नेक्स्ट है सेरस। सेरस की खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। ठीक है, याद कैसे रखोगे? पियाजी है तो रस से भरे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सरस है और खोज इनकी कौन करेगा भाई? पियाजी ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, लघु सौर मंडलीय ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स इसका छोटा बड़ा। ज्यादा छोटा हो गया। एक, ठीक है, नहीं आ रहा, बहुत बड़ा बन गया। दो हुआ है, ये तो बड़ा हो गया। चलो ठीक है, अच्छा कलर चेंज हो गया, कलर चेंज कर दिया, ब्लैक थोड़ा रेडी है, रेड कर लेते हैं। रेड ना करेंगे तो वैसे बहुत सारा है उसमें, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, ये ठीक है,
ये देखो भाई, एस्ट्रॉइड्स, मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, उनकी कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। याद कैसे रखोगे? टीटी के बीच। टीटी का मतलब क्या हो गया? टी से हो गया थर्सडे, और टी से क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया। ठीक है, दो ही हमारे मतलब टी है हमारे सोम मंगल बुध बृहस्पति शनि में, एक है ट्यूसडे एक है थर्सडे। तो टीटी के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह पाए, आकाशीय पिंड वगैरह पाए जाते हैं और जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उनको क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बना देता है, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील। ठीक है, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, एकमात्र एस्ट्रॉइड है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जब एस्ट्रॉइड से पृथ्वी से टकराते हैं तो बहुत बड़ा कई बार बना देते हैं, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र बहुत बड़ा बना हुआ है, वहां पे झील बन चुकी है। तो जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ मतलब पाए जाते हैं? कौन से दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं टीटी के बीच, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए धूमकेतु, कॉमेट। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है इसको आपको। धूमकेतु की पूंछ जो है वो हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई पड़ती है। एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज कि जो हमारे कॉमेट होते हैं वो बेसिकली है क्या चीज की, मतलब वो कॉमेट ऐसे होते हैं कि सूर्य की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई पड़ते हैं और सूर्य की गैस इनको चमकीला बना देती है, उनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, एक कॉमेट है हेले जिसका नाम है, ये परिक्रमा काल इसका 76 वर्ष का है। पिछली बार ये 1986 में दिखाई पड़ा था, 1986 में 76 जोड़ दो तो बनता है 2062, मतलब 2062 में दिखाई पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि हेले, अब जैसे मान लो एग्जाम में यही पूछेगा कि हेले अब कब दिखेगा नेक्स्ट टाइम, तो आपको याद रखना है कि 2062 में दिखा था। क्यों 2062 में दिखेगा? क्योंकि 1986 में दिखाई पड़ा था और 76 वर्ष इसका कार्यकाल है, तो ये कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जरा उल्का या मीटोराइड। उल्काएं प्रकार उल्काएं जो होती हैं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतु के द्वारा पीछे छोड़ी गई धूल के कण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी का रोटेशन देखो जरा, पृथ्वी का मतलब घूमन या रोटेशन। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, बताया था आपको। ठीक है, इसीलिए सूर्य जो है वो पूर्व में उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमा कहते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं और इस गति को पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। टाइमिंग कितनी लगती है इसमें? 23 घंटा 56 इंच का सीना 4 सेकंड। ठीक है, अब हो गया पृथ्वी का परिक्रमा, या ये तो होगा पृथ्वी का रोटेशन, मतलब अपने ये पृथ्वी है और ये है इसका अक्ष, इसको ये जिंगनी 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 घूम रही है। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे करके तो ये कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड की। ठीक है, इसी के कारण यही होता है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन रात होते हैं। अब पृथ्वी का रिवॉल्यूशन हो गया, यह वार्षिक गति हो गई। ये मतलब ये हो गया कि जैसे ये हो गया आपका सूरज और ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो ये पृथ्वी का क्या हो गया? रिवॉल्यूशन हो गया।
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। कौन से मार्ग पर करती है? दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। ऐसे परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब बहुत अच्छा चीज है। देखिए, ये तो भी हमने बता दिया कि पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो होता है पेरिहेलियन, एक होता है अपहेलियन। ठीक है, क्या है जरा देख लीजिए उसको, थोड़ा सा फिगर बना के समझ लेते हैं। जैसे ये सूरज है, इसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करेगी, तो ये कुछ इस तरीके से करेगी, दीर्घवृत्तीय कक्षा। ठीक, तो ये कभी नजदीक होगी और कभी ये दूर होगी काफी। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, तो उस कारण पृथ्वी सूर्य के जब सबसे नजदीक होती है तो उसे बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, ये कब पड़ता है? 3 जनवरी को। ठीक, और जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपहेलियन। ये कब पड़ता है? 4 जुलाई को। ये दिखने का से तो पेरिहेलियन जो होता है वो होता है कब? 3 जनवरी। और एपेहेलियन कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, पेरिहेलियन कब हो गया? 3 जनवरी को। एपेहेलियन कब हो गया? 4 जुलाई को हो गया। याद रखिए, याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अपसाइड रेखा। इन दोनों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग अपसाइड रेखा। मतलब पेरिहेलियन को एपेहेलियन को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उसको क्या बोलते हैं? अपसाइड रेखा बोलते हैं। अब देखिए अक्षांश समांतर। अब ये पृथ्वी का तो आप जानते जैसे ये है, तो ये होते हैं इसके अक्षांश। ठीक है, ऐसे करके चलते हैं इसको, थोड़ा सा रहता है पूरे एग्जैक्टली ये इस तरीके से रहता है इसका। ठीक है, अब देशांतर तो बताइए आपको इस तरीके से रहता है देशांतर इसका। ठीक है, तो जो पैरेलल्स ऑफ लिक्विड मतलब काल्पनिक रेखाएं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। ठीक, तो हाँ, ये बहुत जरूरी है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर की होती है। मतलब जो ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं ना, जैसे ये हो गई, ये हो गई, इनकी दूरी कितनी हो गई? 111 किलोमीटर की हो जाती है। ठीक है, और अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर पाए जाते हैं। इस कारण विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या हो जाती है 179। ये कैसे होती है? 89 मतलब देखो ऐसे होता है, ये जो विषुवत रेखा ये तो हो गई, एक हो गई। ठीक है, 89 इधर है, 89 इधर है। ठीक है, +1, तो ये क्या हो गया? 90 + 89 कितना हो गया? 9 9 17 179। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये तो हमारा ये 0 डिग्री हो गया, तो इसको काउंटिंग कितनी हो गई? ये एक ही देशांतर है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। उसके अलावा यहाँ पे 89 होंगे टोटल, इसको हटा दोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ 90 होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हट ही गया पहले से, तो ये कितने बचे? यहाँ पे 89 ये बचे। इधर से फिर से ये हट गया, तो यहाँ कितने बचे? 89। तो 89 + 89 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 179 अक्षांश समानांतर होते हैं इसमें कुछ। ठीक, अब देखो नेक्स्ट। हाँ, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हमने बताई थी आपको? दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमने बताई थी 111 किलोमीटर। मतलब ऐसे ऐसे है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1.1। और अगर ऐसे ऐसे है, जो पृथ्वी ऐसे होती है ना, जैसे ये पृथ्वी है, तो ऐसे ऐसे जाती है ना देशांतर रेखा है, तो इनकी दूरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं जो है उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर।
और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के देशांतर एक ही रेखा है। ठीक है, ये चीज देखो, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखा क्या होती है? एक ही रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 111.32 किलोमीटर होती है और उनके बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से जानी जाती है। 111.32 किलोमीटर। ठीक, अब देखो, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर ये अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ पे मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शून्य अंश अक्षांश शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। ठीक है, प्रशांत लगा देना, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। संक्रांति, अब देखिए नेक्स्ट है संक्रांति। संक्रांति क्या चीज है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर, 2 डेट याद रखना। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो वो कब होता है? 21 जून को। और सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है वो होता है 22 दिसंबर को। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, तो जब कर्क रेखा पर लंबवत हुआ वो हुआ 21 जून को, और मकर रेखा पर लंबवत हुआ वो हुआ 22 दिसंबर को। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की सीमा को क्या बोलते हैं? संक्रांति बोलते हैं। और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। और मकर रेखा पर लंबवत होता है 22 दिसंबर को, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है? विषुव विषुव या इक्विनॉक्स पृथ्वी की वह स्थिति है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सर्वोत्तम एवं रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री। यहाँ पर पृथ्वी की जब किरणें लंबवत पड़ती हैं और दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कैसे याद रखोगे इसको? देखो, मार्च का महीना 2 दिन का टाइम होता है। ठीक है, तो 21 मार्च 23 सितंबर ऐसे रख लो, 6 महीने का गैप होगा दोनों में। तो 21 मार्च, देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 6 महीने का गैप हो जाकर के। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, तो इसमें दिन रात बराबर हो जाते हैं। और कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है? 21 जून को। मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या को ही होता है। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण अगर हो रहा है तो न्यू मून ही वही होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट।
पूर्व सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्व सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून को, मतलब जब सूर्य पूरी तरीके से ग्रहण बन जाता है तो हम किसके भरोसे रहते हैं? न्यू मून के भरोसे आते हैं कि हमको रोशनी पहुंचेगा, न्यू मून मिलेगा, ठीक है। और जब चंद्रमा पर ग्रहण पूरी तरीके से लगता है तो वो कब होता है? उसको क्या बोलते हैं? फुल मून बोल देते हैं। तो कोई समझिए, जब चंद्रमा पर ग्रहण लग गया है इसका मतलब चंद्रमा पर ग्रहण लग गया है तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? फुल मून बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो समझ रहे हैं जरा, एक देशांतर का अंतर होने पर हमने बताया था आपको 4 मिनट का, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा, ठीक है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने 4 मिनट का अंतर आ रहा है का अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीन बीच से जब हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता है। इसका मतलब ग्रीनविच टाइम जो है, जब हम लोग उससे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर, मतलब 4 मिनट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है। इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न का टाइम दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच का देशांतर है और 180 डिग्री देशांतर जो है, दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 डिग्री की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, क्योंकि ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है, ठीक। तो ये है हमारी हाँ, ये देखिए, ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जा रही है ये चीज, ये अब इसको 75 डिग्री पर, इसको 75 डिग्री पर मोड़ा गया है पूर्व की तरफ, ठीक। उसके बाद बेरिंग सागर पर ये देखिए, ये मोड़ा गया है, पश्चिम की तरफ मोड़ा गया है, ठीक। उसके बाद फिर इसको एप्लेसियन आइलैंड पर मोड़ा गया है। उसके बाद फिर इसको फिजी आइलैंड पर और न्यूजीलैंड के पास फिर से मोड़ा गया है, ये देखिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो बेरिंग सागर में ये पश्चिम की तरफ मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत सागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है। याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, चुकी सागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर को ये देखिए, ये हो गया आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, चुकी सागर, ये आपका नीचे वाला हिस्सा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की तरफ से गुजरती है। मोड़ा जो गया है वो 75 डिग्री पे मोड़ा गया है पूर्व की तरफ, बेरिंग सी में मोड़ा गया है पश्चिम की तरफ। फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड है उसको पूर्व दिशा की तरफ फिर से वहां पे मोड़ा गया है, और ये कहाँ मोड़ा गया? दक्षिणी प्रशांत महासागर में मोड़ा गया है पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। हाँ, बेरिंग जल संधि इसीलिए अंतरराष्ट्रीय रेखा के समांतर स्थित है।
वर्ल्ड को हमारे टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में बांटा गया? 24 टाइम जोन में बांटा गया। प्रत्येक जोन जो है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। एक वर्ल्ड को हमारे 24 टाइम जोन में बांटा गया है और एक टाइम जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 360 भाई 24 डिग्री, 24 घंटे में कितना, मतलब 360 डिग्री वो घूम रही है, तो 15 पड़ा एक टाइम जोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीनविच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, गाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय कहा जाता है। यह समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना जाता है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है यूएसए में, ये देखिए यूएसए में 7 टाइम जोन है। ठीक है, रूस में 11 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। वर्ल्ड में टोटल कितने हो गए? 24 टाइम जोन हो गए। हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध। उष्ण समझ रहे हैं, मतलब गर्मी होगी। ठीक है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण का भाग, जहां वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। जैसे ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये क्या हो गया? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का मतलब ये हो गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पे 2 बार सूरज चमकता है और वर्ष भर मौसम गर्म रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण मतलब भी समझ रहे हैं आप, ठंडा होना चाहिए उसको। 45 से 66 डिग्री, 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जहां सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। उसका ज्यादा ध्रुवीय कटिबंध जिसको बोलते हैं पोलर जोन, 66 से 90 डिग्री के बीच, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, उसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये पृथ्वी हुई, ये हुई 0, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। ठीक, ये क्या हो गया? ट्रॉपिकल। 30 डिग्री से ऊपर आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, 30 से 45 और ये हो गया 30 से 45 का, इसको बोल देंगे हम लोग सब ट्रॉपिकल। और 45 के ऊपर ये हो गया आपका 66, तो 45 से 66 का हो गया ये टेम्परेट जोन हो गया। और उसके यहाँ पर आपको पता ही है कि ये पूरी तरीके से पोलर जोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है वो अंदर की तरफ करीब 34 किलोमीटर का क्षेत्र है।
पृथ्वी का जो क्रस्ट है अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इसके दो भाग है, एक है सियाल और एक है सीमा, मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। पृथ्वी के क्रस्ट जो है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंटेज है? पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% मात्र घिरे हुए है। क्रस्ट जो है पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 0.5% घिरे हुए है। वो है क्या? सियाल है और सीमा है। ठीक है, 34 किलोमीटर का ही क्षेत्र है। अब देखो, जो हमारा भूपटल है, मतलब पृथ्वी के ऊपर की जो पटल है उसकी रचना सामग्री क्या है? कि सबसे अधिक यहाँ पे ऑक्सीजन है और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है। मतलब इस तरीके से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ठीक है। सियाल हमने बताया था आपको, सियाल और सीमा वाला, तो उससे याद रखना है सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की जो भूपटल है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद फिर सियाल पाया जाता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, उसका सियाल पाया जाता है। अब पृथ्वी का जो मेंटल है वो है 2900 किलोमीटर मोटा है और ये बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, कुल आयतन का 83% घेरे हुए है। पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो कुल आयतन का 0.5% घेरे हुए है। पृथ्वी का मेंटल जो है कुल आयतन का 83% घेरे हुए है और पत्थर की चट्टानों का बना है। और पृथ्वी की भूपटपट्टी है उस पे सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसका सीआर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का अब बात करते हैं हम लोग कोर की। पृथ्वी का जो कोर है वो निकिल का और फेरस का बना हुआ है, नीफे का। सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, मेंटल तो हमने आपको बता ही दिया है कि मैग्मा है। मेंटल में है ही क्या? देखिए, सबसे ऊपर तो पृथ्वी की परत हो गई, जैसे मान के चलिए पृथ्वी है, ये तो इसके ऊपर की परत हो गई सभी ये चीज जो है। ठीक है, ये किससे बनी है? सियाल और सीमा से बनी हुई है। ठीक है, अब जो ये हो गया पृथ्वी का कोर और ये जो हो गया इसमें हो गया पृथ्वी, ये हो गया मेंटल। तो ये मेंटल जो है ये क्या है? बेसिकली ये मैग्मा है ये। ठीक है, ये पृथ्वी का जो मेंटल जो है वो मैग्मा है और बेसाल्ट समूह की चट्टाने हैं। बेसाल्ट समझ रहे हैं? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना तो बेसाल्ट ही विषय होता है। ठीक है, तो ये बेसाल्ट समूह की चट्टाने हैं। बेसाल्ट पिघल पिघल कर निकलता होगा और ये पृथ्वी का मेंटल जो है वो 83% है। 0.5% क्रस्ट है, उसके मेंटल है, उसके कोर आता है। कोर जो है हमारा नीफे से बना हुआ है। सियाल और सीमा से क्या बना हुआ है? क्रस्ट बना हुआ है और मेंटल जो बना हुआ है वो है मैग्मा है और नीफे से बना जो हुआ है वो है हमारा कोर है। ठीक, निकिल और फेरस का बना हुआ है। ये कितना भाग घेरे हुए हैं? 16% घेरे हुए हैं, मतलब 0.5% और उसके बाद 86%, 83%, 0.5%, 83%, 16%, इस तरीके से। ठीक है, 0.5%, 83% और 16%। फिर से देख लो, तीन भाग हो गए, एक तो हो गया क्रस्ट, एक हो गया मेंटल, एक हो गया कोर। क्रस्ट ऊपरी भाग होता है, 34 किलोमीटर तक का एरिया उसका होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? सियाल और सीमा पाया जाता है उसमें। ठीक है, और पृथ्वी की भूपटपट्टी है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, उसका सियाल है। और जो मेंटल है वो बेसिकली मैग्मा है और कोर है वो नीफे से बना हुआ है। और क्या क्या रेशियो है? 0.5% है, 83% है, 16% है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड
बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी के बीच जगह पे 32 डिग्री की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता चला जाता है। और पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में भूमध्यसागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। चलिए भाई बात करते हैं स्थलमंडल की। पृथ्वी का स्थलमंडल, ठीक है। पृथ्वी का कुल 29% भाग पर स्थल है तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल तथा जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 3/7 है। 3/7 का है, मतलब भूभाग 3 है और जल भाग 7 है। और याद करो हमने भी बताया था कि जो ज्वार ऊर्जा वाली शक्ति है वो कितनी है? 11/5, ठीक है। और स्थलमंडल और जलमंडल का अनुपात कितना हो जाएगा? 3/7। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 61% क्षेत्रफल जल का साम्राज्य है। सबसे ज्यादा हो सकता है कि जैसे वैसे आता है ना, 2 स्टेटमेंट में करके आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से 70 एक दो मतलब केवल एक दो ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तरी और गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो जल कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में मात्र 61% भाग पर जल है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल ही जल है, ठीक। और स्थलमंडल और उसका बता ही दिया था हमें 3/7 का रेशियो है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई पर स्थित स्थान जो है वो है माउंट एवरेस्ट है। और एकदम गहरा जो है वो क्या है? मैरियाना ट्रेंच है, ठीक। पृथ्वी की चट्टान देखिए, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। और बेसिकली इसमें होता क्या है? एक तो होता है ग्रेनाइट, ठीक। दूसरा होता है बेसाल्ट, हमने बताया था आपको भी, ठीक। दूसरा होता है पेगमाइट, फिर डायोराइट और ग्रेबो आदि होती है। जो पेगमाइट जो है वो झारखंड में के कोडरमा में पाया जाता है और अभ्रक यहीं से निकलता है, ठीक है। तो अभ्रक जो है वो आग्नेय चट्टानों की कैटेगरी का पेगमाइट जो है उसका पार्ट है। और यहाँ से अभ्रक निकलता है जो कि झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, डायोराइट, ग्रेवो, ठीक है। इसमें इनकी विशेषता क्या है कि आग्नेय चट्टान जो है एक तो परत रहित होती है, मतलब परत नहीं मिलेगी इसमें आपको, कठोर होती है भाई। बिल्कुल जस्ट भी लावा से जमी है तो परत तो इसमें मिलेगी नहीं, कठोर होती है, ठीक है। जीवाश्म रहित होती है, तो इतना गर्म है इसमें जीवाश्म कैसे हो पाएगा? इसमें आर्थिक रूप से संपन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी का अंदर का मैग्मा बाहर निकला होता है, तो आर्थिक रूप से काफी संपन्न होती है। इसमें लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम ये सब पाया जाता है। ये लोहा, ये कोयला और ये सब नहीं, ठीक है। मतलब लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम ये सब पाया जाता है। तो भाई जब ये सब धातुएं इतनी महत्वपूर्ण पाई जा रही है तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तो हो ही जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानें जो है आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, परत रहित होती हैं, कठोर होती हैं। और कैटेगरी की क्या क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पिगमाइट है, डायोराइट है, ग्रेवो है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिगमाइट, डायोराइट, ग्रेवो। अब नेक्स्ट है, अब बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है।
इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, बेसाल्ट लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में होती है और इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट से। पेगमाइट मैंने आपको बता दिया है कि झारखंड के कोडरमा में पाई जाती है, अब भ्रष्ट इसी से निकलता है। ठीक है, अब उसको देखो भाई, आग्नेय चट्टान का कुछ रूपांतरण देख लो जरा। जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट किस में बदल जाएगा? ग्रेनाइट बदल जाएगा नीस में। ग्रेनाइट है, ऐसे याद रखना है इसको कोई स्टोरी वगैरह बना करके कि तुमने अपने घर में ग्रेनाइट लगवा दिया, चूंकि आग्नेय चट्टान है, आज है तो कुछ समय बाद इसका रूपांतरण होगा, लेकिन बहुत सालों बाद होगा। लेकिन जब वो रूपांतरण होगा तो वो नीस हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा उसका। ठीक, साइनाइड है तो ये क्या हो जाएगी? साइनाइड नीस बदल जाएगी। ग्रेबो है तो ग्रैब करने की कोशिश करोगे इस चट्टान को तो सरपेंटाइन मतलब सरक जाओगे, सरपेंटाइन बन जाओगे इसमें। ठीक है, बेसाल्ट है, बेसाल्ट से क्या बन जाएगा? सिस्ट बन जाता है। ठीक, बेसाल्ट चट्टान जो है इससे क्या बन जाएगा? कायांतरित होकर के ये बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। बिटुमिनस कोयला जो है ये क्या बन जाता है? ग्रेफाइट बन जाता है। फिर से देख लो जरा, ग्रेनाइट जो है ये ग्रेनाइट का हो जाएगा नाश, साइनाइड का हो जाएगा साइनाइड नाश, ग्रेनो में सरपेंटाइन मतलब सरक सरक जाओगे, बेसाल्ट से बन जाएगा सिस्ट, बिटुमिनस कोयला बना देगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रॉड वैसी होती है ना, बहुत कीमती होती है। बिटुमिनस कोयला क्या बना देगा? ग्रेफाइट बना देगा। अब देखो आग्नेय चट्टान है, उनके कुछ रूप है। वो ये मेज का वैसे पार्ट है, लेकिन हो सकता है भाई अब पूछ ले कि आकार से हो सकता है मिलाने को पूछ दे कि बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ। ठीक है, ये आकार में हो सकता है पूछ दे कि इनका आकार मिलान करो। तो एक बार ये कायांतरण इसका फिर से देख लेते हैं। ग्रेनाइट नीस, साइनाइड का साइनाइड नीस, ग्रेवो, सर्पेंटाइन, बेसाल्ट, सिल्ट, सिस्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट बन देगा। ठीक है, बैथोलिथ बात कर रहे हो मतलब बात, बैथोलिथ में क्या छुपा हुआ है? देखो, बात मतलब नहाना, कहाँ नहाओगे? जहाँ गुंबद जैसा आकार होगा। ठीक है, ये गुंबद के आकार का होता है। बैथोलिथ मतलब बात करना, कहाँ बात करोगे? गुंबद के आकार का इलाका होगा, वहीं बात कर पाओगे। ठीक है, अब ये होगा लैकोलिथ, मतलब लैग कर रहा है ये। लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये छतरी नुमा है, छतरी नुमा है तो ये लैग कर रहा है। अब हो गया लैपोलिथ, लैप का मतलब गोदी, गोदी कैसी हो जाएगी? तस्तरी नुमा। ठीक, लैपोलिथ कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। अब हो गया फेकोलिथ, दूर दूर तक फेंको, दूर दूर तक फेंकोगे तो लहरदार आकृति बनेगी। सिल्क, सिल्क कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में और झारखंड में सिल्क पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में सिल्क पाए जाते हैं। और बाथोलिथ, बात करोगे मतलब नहाओगे तो गुमट का आकार होगा तो ही नहा पाओगे। लैकोलिथ मतलब लैग कर रहा है, लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि छतरी नुमा है इसलिए लैग कर रहा है। लैकोलिथ, लैग का मतलब गोद, गोद का मतलब तस्तरी। ठीक है, लैग का मतलब गोद, गोद का मतलब तस्तरी। लैकोलिथ का मतलब लैग कर रहा है, लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो छतरी नुमा है। ठीक है, फैकोलिथ फेंक रहा है, फेंक कैसे रहा है? लहरदार तरीके से फेंक रहा है। सिल है तो ये परतों में जैसे जमती है। ठीक है, उसको सिल कहते हैं। सिल छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है और लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। अब गोद में, लैप का मतलब गोद, गोद का मतलब तस्तरी हुआ। अब गोद में कौन बैठाला गया है? दक्षिण अमेरिका बैठाला, अमेरिका ने, अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका को बैठा लिया। ठीक है, अवसादी चट्टान, तो देखो नेक्स्ट है अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों की विशेषता देख लो, ये बेसाल्ट से थोड़ा सा अलग, आग्नेय से अलग है।
परतदार होती है, वो परतदार नहीं थी, परतदार होती है। ठीक है, ये जीवाश्म पाया जाता है इसमें। ठीक, लौह अयस्क मिलेगा, इसमें सोना वोना मिल रहा था, सोना प्लेटिनम वगैरह, इसमें लौह अयस्क मिलेगा। उसके अलावा फास्फेट, कोयला, सीमेंट। ठीक है, ये रहा। और सारी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक में आपको जीवाश्म वगैरह मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा, फास्फेट मिलेगा, कोयला मिलेगा, सीमेंट मिलेगा। ठीक है, खनिज तेल मिल जाता है इसमें, जब जीवाश्म में तो खनिज तेल तो मिलेगा ही मिलेगा। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, तो औषधि चट्टानों में कोयला वगैरह पाया जाता है। तो लोहा और कोयला कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है सेडिमेंट्री मतलब औषधि चट्टानों में, और अग्नि चट्टानों में सोना, ये सब चीजें मिल रहा है, बहुत कीमती हो गई चट्टानें। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक औषधि चट्टानों से बनाए गए हैं। ठीक है, अब कायांतरित देख लीजिए, कायांतरित उसका भी रूपांतरित रूप हो जाता है। अब जो इनका रूपांतरण है यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वही देखो। सरपिंड है, ये किसमें बदल रही है? सरपिंड सिस्टम बदल रही है। बलुआ पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बलुआ पत्थर बदल रहा है क्वार्ट्जाइट में। बलुआ जैसे बालू है ना, वो उसी को बोलते हैं ना क्वार्ट्ज, तो बलुआ पत्थर जो है वो किसमें बदल रहा है? क्वार्ट्जाइट बदल रहा है। सेल बदल रहा है स्लेट में, मतलब सेल जो है वो स्लेट बदल रहा है। ठीक, चूना पत्थर बदल रहा है संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला बदल रहा है एंथ्रेसाइट कोयला में। ठीक है, आ गया। हाँ, बिटुमिनस कोयला बदल रहा था ग्रेफाइट में। ठीक, बिटुमिनस जो है वो किसमें बदल रहा था? ग्रेफाइट में। और लिग्नाइट जो है वो बदल रहा है एंथ्रेसाइट में। लिग्नाइट कोयला किसमें बदलेगा? एंथ्रेसाइट में। और बिटुमिनस किसमें बदलेगा? ग्रेफाइट में। लिग्नाइट बदलेगा एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस बदलेगा ग्रेफाइट में। स्लेट बदलेगी फाइलाइट में, और फाइलाइट बदलेगा सिस्ट में। स्लेट बदलेगी फाइलाइट में, फाइलाइट बदलेगा सिस्ट में, बिटुमिनस बदलेगा ग्रेफाइट में, और लिग्नाइट बदलेगा एंथ्रेसाइट में। बिटुमिनस कोयला किसको बदल जाएगा? ग्रेफाइट में, और लिग्नाइट कोयला किसको बदल जाएगा? एंथ्रेसाइट बदल जाएगा। ठीक है, स्लेट बदलेगी फाइलाइट में, फाइलाइट बदल जाएगा सिस्ट में, मतलब कुल मिलाकर स्लेट फाइलाइट किस बदलना है करके? सिस्ट बदलना है। और बेसाल्ट भी सिस्ट बदल रही थी और स्लेट भी बदल रही जा करके सिस्ट में। स्लेट पहले बदलेगी फाइलाइट और फाइलाइट बदलेगी सिस्ट में। हाँ देखिए, ज्वालामुखी वोल्केनो, ज्वालामुखी में जो इनका लावा हवा में जो उड़ता है वो कुछ समय बाद ठंडा होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंडर बोलते हैं उसको। ज्वालामुखी का जो लावा है ये कुछ टाइम बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है ठंडा होने के बाद में, उसको क्या बोलते हैं? सिंडर बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो समझ ही रहे होंगे आप, ये एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय, डोरमेंट का मतलब ये हो गया प्रसुप्त अवस्था, मतलब कभी कभी चलना है। शांत मतलब एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं। उनके उदाहरण है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी में कहा है? हाँ, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली। ठीक है, इनको तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं कि वहां पे लगातार चलते रहते हैं, तो उनको प्रकाश मार्ग के तरीके से मतलब व्यवस्था करते हैं वहां पे, तो इसीलिए इनको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। ठीक है, और इनमें से स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में इटली के उत्तर में, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में
लिपारी द्वीप पर स्थित है। देश है वो है इटली, मतलब इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, ये दो आपके ज्वालामुखी हो गए। एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, दोनों कहाँ पे हैं? इटली में। जिसमें से स्ट्रोम्बोली जो है वो है भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ठीक, उसके बाद है मैक्सिको का कोलिमा, सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसे याद रखोगे भाई? कोलिमा मैक्सिकन लेजेंडरी गैंग, कोहिमा को याद रख लो भाई, कोहली से अपना, तो कि कोहली की, मतलब कोहली से याद रख लो कि कोहली वो सक्रिय रहता है, तो इसलिए कोहिमा क्या हो गया? सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। कहाँ पे है? मैक्सिको में। कोहिमा क्या हो गया? सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। कहाँ पे है ये? मैक्सिको में है। ठीक है, कोहिमा कैसे ज्वालामुखी हो गया? सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। कहाँ पे है? मैक्सिको में। उसके बाद देखो, अब देखो कुछ हम लोग डोरमेंट वोल्केनो देख लेते हैं। डोरमेंट का मतलब पसिफिक ज्वालामुखी, जिसमें कभी कभार उद्गार होता है। ठीक, अब भूमध्य सागर में ही हमने आपको बताया कि एटना और स्ट्रोम्बोली सक्रिय है। उसी तरीके से भूमध्य सागर में वेसुवियस है। ये कैसा है? ये डोरमेंट है, मतलब प्रसुप्त अवस्था का है। ये भूमध्य सागर का वेसुवियस डोरमेंट है। भूमध्य सागर का वेसुवियस, ठीक, डोरमेंट है। क्राकाटोआ, ये सुंडा जलडमरू मध्य में है, और सुलडमरा जो मरुस्थल है जावा और सुमात्रा पे जो होता है। क्वाका क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है बेसिकली इंडोनेशिया में पाया जाता है, और ये सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है, जो कि जावा और सुमात्रा को जोड़ता है। फ्यूजियामा जापान का ये भी प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, कभी कभी चलने वाला। और फिलीपींस का मेयन, तो ध्यान रखिएगा, फिर से देख लेते हैं हम लोग। डोरमेंट जो वोल्केनो है उनकी उदाहरण कुछ इस तरह से कि भूमध्य सागर का वेसुवियस, इंडोनेशिया कह लीजिए या सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित क्राकाटोआ, और जापान का फ्यूजियामा, मतलब उसका फ्यूज निकाल दिया गया, वैसे है ये एक्टिव। ठीक, जापान में। और फिलीपींस का मेन, ये कैसे है? डोरमेंट ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है वो बिल्कुल शांत है, मतलब उसमें भी कभी उद्गार उद्गार होने नहीं है। तो कोह सुल्तान और देवमंद, ये कहाँ के हैं? ईरान के। बिल्कुल शांत है, अगर इसमें उद्गार उद्गार हो जाए तो मिटा गया चित्ते सी कर देंगे। पोपा, पोपा तो जान ही रहे, बिल्कुल वैसे ही शांत होते हैं। कहाँ पे है? म्यांमार में। इसमें कंट्री कोई वैसा हो सकता है, यूरोपियन कंट्री, ध्यान रखना, पोप से कंफ्यूज ना होना। पोपा कहाँ पे है? म्यांमार में। कैसा ज्वालामुखी है? स्वान ज्वालामुखी है। किलिमंजारो, ये पड़ता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका में भी, वो भी तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, ये कैसा है? अफ्रीका में तंजानिया में पड़ता है किलिमंजारो। ये कैसा है? शांत ज्वालामुखी है। अफ्रीका में किलिमंजारो, तंजानिया में स्थित किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। और दक्षिण अमेरिका में चिम्बाराजो, ये पड़ता है आपका इक्वाडोर में। ये भी शांत ज्वालामुखी है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखो भाई, गीजर, फोर्थ फेथफुल गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे देख लो, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम रूप है, उसी को तुम्हारे बोला जाता है। गैस और जलवाष्प वगैरह निकलती है, अगर सल्फर युक्त है तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है, 16 तारा ऐसा कहा जाता है। यूएसए की कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी या वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहते हैं इसको। ठीक है, यूएसए का कटमई पर्वत,
यूएसए वाले कट मारते हैं हर जगह। यूएसए का कटमनी पर्वत जो है इसको वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोक सुल्तान और न्यूजीलैंड का पेंटी खाड़ी में से वाइट द्वीप का तुम्हारा, ये भी जो है ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में स्थित। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ये है ओजस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंचाई, देखो पहली चीज तो ये हो गया कि एग्जाम में पूछा सकता है कि ओजस डेल सलाडो कैसा ज्वालामुखी है, एक्टिव है, डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है। तो आपको बताना है कि एक्टिव वोल्केनो है, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, और अर्जेंटीना और चिली की सीमा में स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ निकारागुआ में पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। मतलब एंडीज पर्वतमाला में दो प्रकार के ज्वालामुखी स्थित हैं। एक तो हो गया आपका अजस ओजस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। दूसरा हो गया आपका एकांकागुआ निकारागुआ पड़ता है, शांत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, आप देख लेते हैं भूकंप। भूकंप में तीन प्रकार की बेसिकली तरंगे निकलती हैं। एक तो ये निकलती है प्राथमिक तरंगे, मतलब ई वेव्स होती हैं। ये प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इनकी गति जो है सभी तरंगों से सबसे अधिक होती है। ये सारे मीडियम में चल सकती हैं और सबसे पहले भाई सबसे अधिक गति है तो सबसे पहले पहुंचती है। मतलब ई वेव्स जो है ये प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सबसे गुजर जाएंगी। सबसे तेज गति होती है, पृथ्वी पर सबसे तेज पहुंचती भी, और गुजरने के लिए दरगुजरा बनाया गया मार्ग जो है वो होता है कनकेव होता है। ई वेव जो है कनकेव मार्ग वे लेकर के चलती है, सबसे तेज होती है, पृथ्वी पर सबसे तेज पहले पहुंच भी जाती है, प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती है। दूसरा होता है सेकेंडरी या एस वेव्स, इनको कॉन्वेक्स वेव भी कहते हैं। ये केवल जो सेकेंडरी है, ठीक है, तो ये हर जगह नहीं चलेंगी। ये इनका कहना है कि हम केवल ठोस माध्यम से ही गुजरेंगे केवल। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव्स जो है केवल ठोस माध्यम से गुजरेंगे। प्राइमरी है सभी माध्यम से गुजर लेंगे, सेकेंडरी है केवल ठोस माध्यम से गुजरेंगे। उसके बाद आता है आपका एल वेव्स, सरफेस वेव या एल वेव्स। ये एल वेव्स के नाम से खास चीज है इसमें कि धरातल पे ही सीमित रहती है। ठोस तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकते हैं, जैसे पी गुजर सकती है तीनों माध्यम से, वैसे एल भी गुजर सकती है। और ये सरफेस वेव सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो सबसे तेज गति किसकी हो गई? पी की हो गई। सबसे विनाशकारी कौन होता है? वो होता है एल वेव्स होती है। ठीक है, एल वेव्स या सरफेस वेव्स दोनों याद रखिएगा। सरफेस वेव्स या एल वेव्स ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, तीनों माध्यम से गुजर सकती है। और ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम आ जाता है। ठीक है, गौड़ तरंगे तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती रहती है। मतलब एल वेव्स जो है, ये सरफेस वेव नाम ही है, ये सरफेस वेव्स, तो ये सरफेस के पास चलती रहती है। उसके अलावा प्राथमिक तरंगे जो है वो केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, वेग वहां पर बस इनका कम रहता है। देखिए एक चीज और देख लीजिए इसके, भूकंपीय तरंगों का जो वेग होता है ना, जब अधिक अधिक घनत्व वाला पदार्थ है तो वहां से गुजरती है तो इनका वेग बढ़ जाता है, और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर इनका वेग जो है घट जाता है। अब उसके बाद हाँ ये देखो शैडो शैडो देख लीजिए इसका। हम्म, केंद्रीय भाग तक पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है, पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 1100 किलोमीटर के बाद लगभग 5000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती। वो सैडल जोन कहलाता है ये इलाका। ठीक है, अब देखिए एपिसेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, तो जैसे ये है पृथ्वी, यहाँ पे कहीं भूकंप, यहाँ से कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह कुछ हुआ, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, ये उठते उठते ये सतह पर सबसे पहले जहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, एपी सेंटर। और यहाँ पे पी वेव्स जो है सबसे पहले पहुंचती है। पी वेव्स की गति सबसे तेज होती है, सबसे पहले यही पहुंचती भी है। ठीक है, तो पी वेव्स भाई ऑब्वियस सी बात है कि एपी सेंटर पर सबसे पहले तो पहुंचेगी ही वही पी वेव्स पहुंचेगी। ठीक है, सब वेव्स या एयर वेव्स की बातें छोड़ दो आप। अब देखो भूकंप को नापने के लिए 3 पैमाने हैं। एक तो सिस्मोग्राफी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो है रॉसीफेरर, मर्केली, रिक्टर। रिक्टर को तो जाने होंगे आप लोग, रिक्टर नापा जाता है, रिक्टर नापा जाता है। मर्केली, रॉसीफेरर, इनको याद कर लीजिए, मर्केली और रॉसीफेरर, ये भी पैमाना होता है, रिक्टर भी पैमाना होता है भूकंप को नापने का। अब देखिए माउंटेन है कुछ, ये माउंटेन को टाइप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। ब्लॉक माउंटेन, ठीक, चट्टानों पर स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, जो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच वाले भाग को रिफ्ट वैली कहा जाता है। जैसे ये है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ये ऐसे हो जाए और ये बीच वाला भाग नीचे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये जो नीचे धस गया और ये हो गया तरीके का ऊपर, ये ऊपर हो गया सब, ये धस गया नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। ब्लॉक माउंटेन में अब जानते हैं क्या सबसे ज्यादा इसका पूछा जाता है कि मतलब एग्जाम पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा फोर्टेन माउंटेन है, कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लो भाई जरा इसके, जो इम्पोर्टेंट है। ब्रज घाटी एरिया में बनती है, ब्लॉक माउंटेन से बन जाती है ब्रज घाटी। ठीक है, तो वासजेस पर्वत फ्रांस में पाया जाता है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है, इसको ब्लैक फॉरेस्ट मान सकती है। जर्मनी में पाया जाने वाला ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली साल्ट रेंज ब्लॉक माउंटेन है। सत्पुरा रेंज ब्लॉक माउंटेन है। सीरा नेवाडा यूएसए में पाया जाने वाला ब्लॉक माउंटेन है। मतलब वासजेस ब्लॉक माउंटेन फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक कर दे रहा है ये भी जर्मनी का, जर्मनी में है ये।
साल्ट रेंज यही ब्लॉक कर रहे हैं। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सियरा नेवादा, सियरा को इसने ब्लॉक करके रखा था। ये कहाँ पे है? यूएसए में। और भारत की सतवा रेंज। ठीक, विस्की, एक मिनट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली जो है वो जॉर्डन नदी घाटी में है, जो लाल सागर की बेसिन से होते हुए ज़ैम्बेज़ी नदी तक जाती है। सबसे लंबी रिफ्ट वैली कहाँ पे है? जॉर्डन नदी घाटी में है, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? लाल सागर के बेसिन से होते हुए ज़ैम्बेज़ी नदी तक जाती है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, रेसिडुअल जो मतलब अपरदन का हो रहा है लगातार, उनको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। एग्जाम्पल है विंध्याचल पर्वत, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला विंध्याचल पर्वत कैसा है? रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत, ठीक, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यहाँ पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अनायमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ, ये कैसे हैं? पारसनाथ रेसिडुअल है, राजमहल की पहाड़ियाँ वो भी रेसिडुअल बची है, नीलगिरी रेसिडुअल है, जिस तरीके से विंध्याचल है उसी तरीके से नीलगिरी, ये सब रेसिडुअल है, पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, सियरा नेवादा कहाँ पे है? यूएसए में है। वो कैसा था? ब्लॉक था। और ये है एक सियरा, ये क्या पड़ता है? स्पेन में। ठीक है, ये कैसा है? रेसिडुअल है। गैसा और बूटे कहाँ पड़ते हैं? अब अमेरिका में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अमेरिका में गैसा और बूटे जो हैं, ये देखिए, ये रहा। अमेरिका में गैसा और बूटे जो है वो क्या है? रेसिडुअल है। अमेरिका का गैसा और बूटे रेसिडुअल है। सियरा नेवादा कैसा है अमेरिका का? वो ब्लॉक है। ठीक है, और जो स्पेन का सियरा जो है वो कैसा है? रेसिडुअल है। अब देखिए फोल्ड माउंटेन, जैसे आंतरिक संरचना पृथ्वी की ऐसी है और थोड़ा दबाव पड़ा तो ये फोल्ड हो गया, ये माउंटेन ऐसे करके, मतलब कुछ टाइम बाद ये ऐसे करके ऐसे हो गए, तो वही हो गया ये फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका है जैसे हिमालय है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप में जो पाई जाती है। ठीक है, यूराल जो है वो एशिया में और यूरोप में थोड़ा बहुत हिस्सा उसका पाया जाता है। रॉकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला तो बता ही दिया हमने। ठीक है, आपको दक्षिण अमेरिका वाली एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, और ये फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। प्लेट टेक्टोनिक तो पता ही होगी आपको हिमालय की, तो उसके कारण ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और आल्प्स पर्वत फोल्ड माउंटेन है, यूराल पर्वत फोल्ड माउंटेन है, रॉकीज पर्वतमाला यूएसए वाली, ये सब फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, भारत का अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में गिना जाता है। मतलब अरावली पर्वत और हिमालय पर्वत, जिसमें कि फोल्ड माउंटेन है भारत के, और इसमें अरावली पर्वत जो है सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में गिना जाता है। ठीक है, 500 मैदान देख लीजिए, प्लेन्स क्या होते हैं? 500 फीट से जब कम ऊंचाई होगी तो उनको प्लेन कहा जाता है। कि 500 फीट से कम ऊंचाई के भागों को प्लेन काउंट कर लिया जाता है, 500 फीट नहीं है इसका मतलब। ठीक है, देखो अब ये थोड़ा सा आजकल ये सब चीजें अटपटी बहुत पूछी जा रही है। मिट्टी जो जैसे नदी वगैरह होती है ना, तो कुछ वो अपरदन से कुछ बनाती है स्ट्रक्चर, वो देखिए जरा। जैसे लोहेस मैदान है, मतलब हवा से उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू का कणों से निर्मित जो होता है उसको बोलते हैं लोएस। मतलब ये लो एस का मतलब, एस का मतलब धूप धक्कड़, लो मतलब नीचे की तरफ रहती है। नीचे कहाँ से आएगी? हवा से जो आएगी, तो वो धूप धक्कड़ वगैरह जो मैदान बनाती है, बालू से जो बनता है मैदान, उसको क्या बोलते हैं? लोएस मैदान बोलते हैं। इस तरीके से कार्स्ट कार्स्ट मैदान,
कास्ट का मतलब समझ ही रहे हैं आप, चूना पत्थर की चट्टानों से धुलने से निर्मित जो मैदान होता है वो हो जाता है कास्ट मैदान। ठीक है। संप्राय मैदान समुद्र तट के निकट स्थित मैदान होते हैं जिनका निर्माण नदियों के अपरदन से बनता है, उनको क्या बोलते हैं, संप्राय मैदान। रेगिस्तानी मैदान, ग्लेशियर मैदान थोड़ा समझ ही रहे होंगे। इनके जमाव के कारण दलदली मैदान केवल वन ही पाए जाते हैं। क्या रेगिस्तानी पर वर्षा कारण बनी नदियों के बहने के फसलों का निर्माण होता है। रेगिस्तानी के मैदान का मतलब जो वर्षा के कारण जो वर्षा में नदी बही उसके सूख गई, उसके कारण जो मैदान बनते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी मैदान। नाम है रेगिस्तानी, लेकिन एक एक मतलब जब वर्षा आती है तभी वो हरे भरे रहता है, उसके ऊपर से सूख जाता है, तो इसलिए उनको रेगिस्तानी मैदान बोल दिया जाता है। ठीक है। लोएस का मतलब ये हो गया, फिर से देख लीजिए एक बार लोएस मैदान का। ये लोएस मैदान, लोएस का मैदान ये हो गया कि जो हवा धूल मिट्टी वगैरह उड़ा के लाती है उससे जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं लोएस मैदान। और कास्ट मैदान तो बता दिया हमने कि चूंकि पत्थर से बन जाता है। संप्राय किससे बन जाता है, समुद्र तल स्थित निकट स्थित मैदान होता है, नदियों के गर्दन से निर्मित होता है ये। और रेगिस्तानी में बताइए, रेगिस्तानी नदी वगैरह जो होती है इनसे बनता है। नदी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से। जरा ये घास के मैदान है, इनको कुछ देख लीजिए, पूछा जाता है ये काफी। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं जैसे सवाना अफ्रीका, ये तो आप बहुत देखते भी होंगे डिस्कवरी चैनल पे। अफ्रीका के सवाना में घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय है। कंपोज ब्राजील का घास का मैदान है, कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया का में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लाओस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ब्राजील में पाए जाने वाला कंपोज कंपास, ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान। सवाना तो अफ्रीका में बताइए आपको। अब देखिए शीतोष्ण तो सुगंधी घास भूमियां जो है, ठीक है, ये प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं, प्रेरी के घास के मैदान है। गेहूं की मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है इसका, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास जैसे जिसको पैम्पर आता है ना, वो डायपर ब्रांड है पैम्पर, मतलब पैम्पर की जरूरत कब जरूरत पड़ेगी, जब वो बहुत अर्जेंट होगा तब जरूरत पड़ेगी। तो पंपास कैसा हो जाएगा, अर्जेंटीना में पाया जाएगा, लेकिन कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये भी। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ये डाउन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आसपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। स्टेपी पड़ेगा आपका एशिया और यूक्रेन में, रूस, चीन और के मंचूरिया प्रदेश में। ये भी कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देख लीजिए एक बार दोबारा से। तो पंपास मतलब अर्जेंटीना में पड़ेंगे, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यूएसए कनाडा में मिलेगा आपको। पंपास अर्जेंटीना में मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस यहाँ पर मिलेंगे, मतलब स्टेप कटिंग करवाते हैं ये लोग। एशिया, यूक्रेन, रूस वगैरह, चीन वगैरह में इधर की तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स हमने बता ही दिया कि डाउन्स में क्या है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दक्षिण अफ्रीका वाले जरा इधर उधर ना हो जाए, बिल्डिंग करवा के चलते हैं, वेल्ड है वहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को उदाहरण देख लीजिए। सवाना तो सबको पता ही है कि हाँ उष्णकटिबंधीय है। ब्राजील का कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित लानोस उष्णकटिबंधीय घास
मतलब कला जो है, सवाना की कला, कला जो है उष्णकटिबंधीय है। कला का मतलब कंपोज, का से कंपोज, ला से लानोस। लानोस कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में और कोलंबिया में। ठीक है, वेनेजुएला में और कोलंबिया में लानोस है, और कंपोज कहाँ पे है? ब्राजील में। और बाकी सब इधर शीतोष्ण कटिबंधीय वाले। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए।